अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। ये 11 अक्टूबर 2021 की एक खुशगवार रात थी। बज़ाहिर इस्लामाबाद में सब नॉर्मल था, रोज़मर्रा उमूर तय हो रहे थे। उस रोज़ स्कूल्स, दफातर और कारोबार मामूल के मुताबिक खुले थे, लेकिन फ़ज़ा में एक पुरस्रार खामोशी थी, जैसे कोई तूफ़ान आने वाला हो। जब समंदर में कोई तूफ़ान आता है तो अचानक किसी तरह खामोशी छा जाती है और फिर इतना शोर होता है कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती और सबको अपनी फिक्र पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही मामला उस दिन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में था। उस रात प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक अहम तरीन मुलाकात होने वाली थी। सब जानना चाहते थे कि आगे चलकर होगा क्या, ये कंपनी चलेगी या टूट जाएगी। अचानक वजीर आजम हाउस के कमरे में दस्तक हुई। कमरे में मौजूद शख्सियत ने दरवाज़ा खोला तो आने वाले ने बताया, सर वो आ गए हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उस शख्सियत ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। और थोड़ी देर बाद शख्सियत मुलाकात वाले कमरे में आ गई। मीटिंग रूम में दाखिल होने वाली शख्सियत का नाम इमरान खान था, जो पाकिस्तान की तारीख का एक मकबूल वजीर आजम था। और मुलाकात के लिए आने वाली शख्सियत जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे के सरबराह थे। दोनों ने रस्मी सलाम दुआ की और फिर तवील खामोशी छा गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खामोशी तोड़ते हुए गुफ्तगू का आगाज किया। सर, पाक फौज में नए तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी हुए 1 हफ्ता हो चुका है। आपने अभी तक नए DGISI की तैनाती की मंजूरी नहीं दी। प्लीज नोटिफिकेशन जारी करें ताकि कयासराइयों का खात्मा हो। इमरान खान ने जवाब दिया, मैं अभी जनरल फैज़ हमीद को DGISI बरकरार रखना चाहता हूँ। मुझे उसकी ज़रूरत है और मुझे उस पर भरोसा है। इस वक्त जो सियासी हालात हैं, मैं इसमें किसी किस्म का खतरा मोल नहीं ले सकता। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा उनको नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कायल करते रहे। इमरान खान को यह भी शिकवा था कि DGISI की तब्दीली का फैसला उनसे मुशावरत के बगैर किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा उन्हें देर तक अपने फैसले पर नजरसानी करने के लिए कायल करते रहे, लेकिन इमरान खान राजी ना हुए। आर्मी चीफ की परेशानी बढ़ चुकी थी। उन्होंने इमरान खान का ये रूप पहले नहीं देखा था। इससे पहले तक तासुर था कि इमरान खान हर फैसला फौज की मर्जी से करते हैं। उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने ही लॉन्च किया और 2014 के धरनों से लेके 2018 के इलेक्शन में वजीर आजम बनने तक एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का साथ दिया था। लेकिन आज वही इमरान खान मुल्क के हसास तरीन मसले पर एस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर तरीन शख्सियत को ना कर रहा था। ये मुलाकात देर तक जारी रही। आखिर इमरान खान ने एक शर्त सामने रख दी। ये शर्त माजी में किसी वजीर आजम ने सामने नहीं रखी थी। इमरान खान के लहजे से लगता था कि वो एक फैसला कर चुके हैं। उनके इस फैसले की मजबूती से जाहिर होता था कि वो इससे कम पर राजी नहीं होंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा उनके इरादे की मजबूती को देखकर समझ गए कि अब उनके पास इमरान खान की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। शायद इमरान खान ने मुकम्मल कैलकुलेशन करके ये फैसला किया था। इमरान खान ने शर्त रखी थी कि DGISI की तकर्रुरी के लिए 3 से 5 नाम उनको भिजवाए जाएंगे और वो इन सब अफसरान का इंटरव्यू करके किसी एक जनरल को DGISI तैनात करने की मंजूरी देंगे। जनरल बाजवा के पास वजीर आजम का हुक्म तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं था। लिहाजा उन्होंने शर्त मंजूर कर ली और मीडिया पर एक तूफान आ गया। हर तरफ सवालात की बूछार थी। क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दरार आ गई है? इमरान खान ये फैसला क्यों कर रहे हैं? क्या इस फैसले के पीछे बुशरा बीबी का अमल दखल है या इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद ने कोई तवील मंसूबा बना रखा है? और हुकूमती हलकों में इस बात का इत्मीनान था कि तूफान टल गया, लेकिन तूफान टला नहीं था। ये अगले तूफान से पहले की खामोशी थी। ये तूफान इमरान खान और PTI को बहुत महंगा पड़ने वाला था। इमरान खान ने सिर्फ इस एक फैसले के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कल तक जो अपोजिशन तितर बितर और इंतहाई कमजोर थी, अचानक उसके हाथ में एक बयानिया आ गया था। कल तक वो एस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ी थी, अचानक ये चट्टान डगमगाने लगी और पहली मर्तबा इमरान खान और फौज के ताल्लुकात में दरार आ गई।
बहरहाल GHQ की जानिब से वजारत दिफा को DGISI के लिए 3 नाम भिजवाए गए। इन अफसरान में चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ GHQ लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक, कमांडर सदरन लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ये वही थे जिनकी बतौर DGISI तैनाती का नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर 2021 को ISPR ने जारी किया था। इमरान खान ने तीनों अफसरान का इंटरव्यू किया और फिर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम की मंजूरी दे दी, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रख दी कि उनकी तैनाती 20 नवंबर 2021 से की जाएगी और 19 नवंबर 2021 तक जनरल फैज हमीद ही ISI को हेड करेंगे। यूं तो ये मामला बज़ाहिर खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे को तब्दील कर गया। 20 नवंबर 2021 को जनरल नदीम अंजुम ने ISI का चार्ज संभाल लिया और जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिए गए। लेकिन पाकिस्तान में एक सियासी जलजला आ गया था। 2020 में वजूद में आए ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या PDM में नई जान पड़ गई थी। हर तरफ ये चहमगोइयां हो रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ इमरान खान के सर से उठ गया है और जल्द ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद की बैठकों पर बैठकें होने लगी और इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने का लाहे अमल तय किया जाने लगा। शतरंज की नई बिसात बिछ चुकी थी। हर कूचा और बाजार में एक ही सरगोशी थी कि बादशाह तन्हा हो चुका है। ताकत का वो हाथ जो कल तक सर पर था अब पस मंजर में खिसक चुका था। शतरंज की बिसात पर मोहरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगहें बदलने लगे। ऑपोजिशन ने रुख घुमाए, घोड़े छलांगे भरने लगे और वजीर को घेरने की खामोश तैयारी शुरू हो गई। हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जा रही थी, क्योंकि अब खेल ऐलाने जंग बन चुका था। सवाल सिर्फ ये था, क्या बादशाह अगली चाल में मात से बच जाएगा? आखिर मुल्कगीर एहतजाज का फैसला किया गया। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के ऐलान कर दिए। जलसों में हुकूमत मुखालिफ बयानिया बनाया जाने लगा और तख्त या तख्ता का वक्त आ गया। इमरान खान ने भी सड़कों पर आने का फैसला कर लिया और ये बात इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन भी तस्लीम करते हैं कि इमरान खान बयानिए के किंग हैं। जब वो निकलते हैं तो बयानिया उनके साथ चलता है और घर घर पहुंच जाता है। इमरान खान ने भी मुल्कगीर जलसे शुरू कर दिए। शतरंज का खेल आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस मर्तबा फर्क ये था कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ नहीं थी। जनरल बाजवा ने न्यूट्रल होने का ऐलान कर दिया था, जिस पर इमरान खान ने उन पे तंज करते हुए कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। PDM को एहसास होने लगा कि अब इमरान खान को मजीद वक्त देना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए उनकी हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है। इसलिए 11 फरवरी 2022 को PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था, चूँकि इससे पहले पाकिस्तान में किसी वजीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए घर नहीं भेजा गया था। अप्रैल 1989 में उस वक्त की वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ पूरी मनसूबाबंदी के साथ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, मगर वो भी 12 वोटों के फ़र्क से नाकाम हो गई थी। PDM को अंदाज़ा था कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो इमरान खान ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। इसलिए जो करना था वो यकीन के साथ करना था और इस मकसद के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश शुरू कर दी गई जो सब पर भारी हो, जो मकबूलियत में भले इमरान खान पर भारी ना हो, लेकिन जोड़ तोड़ में वो इमरान खान पर भारी हो। और ऐसा शख्स पाकिस्तान में सिर्फ एक ही था। जी हाँ, आपने सुना तो होगा, एक जरदारी सब पर भारी। तो जरदारी साहब मैदान में आए और सिंध हाउस सज गया। PTI अरकान की मंडियां लग गईं,
کہا جاتا ہے کہ نوٹوں سے بھرے بکسے کھولے جانے لگے، اسلام آباد چھانگا مانگا کا منظر پیش کرنے لگا۔ مگر رکیے ذرا، ابھی صرف اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی تھی، لیکن یہ عدلیہ تو وہی تھی جس نے میاں نواز شریف کو گھر بھیج کر تاحیات نااہل کیا تھا اور پینما کے مقدمات میں 8 سال کی سزائیں سنائی تھی۔ آئین کے آرٹیکل 63A کے مطابق جو رکن اسمبلی تحریک عدم اعتماد یا بجٹ میں پارٹی کے خلاف جا کر ووٹ دے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اس وقت کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا اور 24 مارچ 2022 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس پر سماعت کا آغاز کر دیا۔ یہ پاکستانی سیاست کے انتہائی صبر آزما لمحات تھے، اندر سپریم کورٹ کی کارروائی اور باہر تحریک عدم اعتماد پہ جوڑ توڑ جاری تھا۔ اب یہ مقابلہ زرداری بمقابلہ عمران بن چکا تھا۔ جوڑ توڑ کے میدان میں پیچھے رہ جانے والے عمران خان نے بیانیے کے محاذ پر اپنا نیا پتہ کھیلنے کا سوچا، لیکن یہ ایک بہت بڑا جوا تھا۔ یہ کام کر کے عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کے تمام دروازے وہ بند کرتے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 27 مارچ 2022 کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ایک بڑے جلسے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ وہ اس جلسے میں ایک بہت بڑا انکشاف کریں گے۔ پورے ملک میں تہلکہ مچ گیا کہ عمران خان کیا انکشاف کریں گے۔ میڈیا پہ پھر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، سیاست کے ٹائم بوم کی گھڑی ٹک ٹک کرنے لگی، طاقت کے ایوانوں میں بے چینی پھیل گئی، بند کمروں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، شہر شہر افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ کوئی اسے آخری چال کہہ رہا تھا تو کوئی فیصلہ کن وار۔ جیسے ہی دن قریب آتا گیا، انتظار مزید بڑھتا گیا۔ سب کو احساس تھا کہ یہ محض ایک جلسہ نہیں، ایک شطرنج کی بساط پر اگلی چال ہے اور اس چال کے بعد بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ اور پھر 27 مارچ کو ایک عظیم الشان جلسے میں عمران خان نے ایک سفید کاغذ لہراتے ہوئے وہ کہہ دیا جس نے طاقت کے ایوانوں سے عوام کے گھروں تک ایک زلزلہ پیدا کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ فوراً فنڈنگ سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کی حکومت کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میرے پاس خط ثبوت کے طور پہ موجود ہے، بیرونی سازش کی تفصیلات وقت آنے پر قوم کو بتاؤں گا، پیسہ باہر کا ہے اور لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید نے دفتر خارجہ کو ایک سائفر میں بتایا کہ انہیں امریکہ کے جنوبی ایشیا پر اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو نے ایک میٹنگ میں دھمکیاں دی ہیں کہ اگر حکومت امریکہ کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گی تو عمران خان کی حکومت ختم کر دی جائے گی، اور یوں عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کو امریکی سازش کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک طرف پارلیمنٹ کے اندر جوڑ توڑ چل رہا تھا، سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی سماعت جاری تھی اور عمران خان جلسوں پر جلسے کر رہے تھے۔ 28 مارچ کو قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد پیش ہو جانے کے بعد 3 روزہ بحث اور 7 روز کے اندر ووٹنگ کروانا لازمی ہے اور اس دوران اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عمران خان نے ایک عجیب اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک ایسا کارڈ ہے جو اپوزیشن کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دے گا۔ پی ٹی آئی کے حکومتی وزراء اس وقت مطمئن تھے کہ ان کا یہ کارڈ چل جائے گا، لیکن پی ڈی ایم کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کارڈ کیا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بالآخر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا دن آ گیا۔ 3 اپریل 2022 کا قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، جو اسپیکر اسد قیصر کی جگہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری پریزائڈ کر رہے تھے۔ لیکن یہ کیا، ڈپٹی اسپیکر نے اچانک وزیر قانون فواد چودھری کو تقریر کرنے کی اجازت دے دی۔ اپوزیشن رہنما حیران پریشان رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فواد چودھری کھڑے ہوئے اور ڈپٹی اسپیکر کو آئین کا آرٹیکل 5 یاد دلایا، جو ریاست سے وفاداری لازم قرار دیتا ہے۔ فواد چودھری کا مطلب تھا کہ چونکہ یہ تحریک عدم اعتماد امریکی سازش کے نتیجے میں لائی گئی ہے، اس لیے اسے مسترد کیا جائے، اور پھر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دے دی کہ یہ قرارداد مسترد کی جاتی ہے۔
यूं तहरीक अदम एतमाद वोटिंग के बगैर ही मुस्तरद हो गई और इमरान खान ने असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया और एक मरतबा फिर जलजला आ गया और पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने खुद नोटिस ले लिया और रात को अचानक सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए। एक 5 रुकनी बेंच बना जिसने 5-0 से तारीखी फैसला देते हुए असेंबली को बहाल कर दिया और 9 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का हुक्म दे दिया। और फिर 9 अप्रैल 2022 को कौमी असेंबली का धमाका खेज इजलास शुरू हुआ। हफ्ता 9 अप्रैल को पूरा मुल्क दिन भर टेलीविजन स्क्रीन से नजरें जमाए बैठा रहा, जबकि स्पीकर असद कैसर उस इजलास को मुसलसल लंबा करते रहे और अरकान को तकारीर का मौका देते रहे। 8 अप्रैल की रात को ही ये खबर गर्दिश करने लगी थी कि हुकूमत अगले दिन अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होने देगी। ऑपोजिशन के लिए वो सारा दिन बहुत ही सब्र आजमा था। पीडीएम की जमातें जानती थीं कि अगर उनका कोई एक रुकन इधर से उधर हुआ तो स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू करवा सकते हैं। उनके लिए वॉशरूम जाना तक मुश्किल हो चुका था। तमाम अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठे वक्त गुजारने का इंतजार कर रहे थे। 1 सेकंड 1 मिनट और 1 मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। इस दौरान एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए। शारे दस्तूर पर कैदी वैन, एम्बुलेंस और फौजी गाड़ियां दिखाई देने लगी। हालात इंतहाई कशीदा हो चुके थे। ये भी खबर थी कि वजीर आजम हाउस में इमरान खान की अहम शख्सियात से इंतहाई अहम मुलाकात में इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग न कराने के संगीन नताइज से आगाह कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें गर्दिश करने लगी। बाद सहाफियों ने यह खबर भी दी कि वजीर आजम हाउस में 2 हेलीकॉप्टर्स को उतरते हुए देखा गया है। बाज ने तो बराह रास्त फौजी मुदाखलत की खबरें भी दे दी। मुल्क में अफवाहों का तूफान आ गया और जिसके दिल में जो जो आया वो खबर के तौर पे देने लगा। यहां तक कहा गया कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसे वजारत दिफा ने रोक लिया है। इस दौरान स्पीकर असद कैसर असेंबली से गायब हो गए और खबर आई कि शायद वो इमरान खान से मुलाकात के लिए गए हैं। लेकिन इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि कुछ भी हो जाए, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना करवाई जाए। लेकिन फिर कुछ ऐसा जरूर हुआ जिसने इमरान खान को वोटिंग करवाने पे मजबूर कर दिया। आखिरकार स्पीकर असद कैसर ने एक बड़ा फैसला कर लिया। उन्हें आइन पर अमल दरामद भी करवाना था और इमरान खान से वफादारी का सबूत भी देना था। मैं उस वक्त समा टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन में मौजूद थी और मेरे पास स्पीकर असद कैसर के इस्तीफे की खबर पहुंच चुकी थी और ये खबर मैंने ही सबसे पहले ब्रेक की कि स्पीकर असद कैसर ने इस्तीफा दे दिया है और ये खबर फिर तमाम टीवी चैनल्स पर चलने लगी। स्पीकर असद कैसर और परवेज खटक असेंबली की इमारत में आए और कौमी असेंबली के हॉल में दाखिल होकर स्पीकर की नशिस्त पर बैठ गए। उन्होंने ऐलान किया कि वो इमरान खान से अपने करीबी ताल्लुक के बायस इस करारदाद पर वोटिंग नहीं करवाएंगे, लिहाजा वो बतौर स्पीकर कौमी असेंबली इस्तीफे का ऐलान करते हैं। उन्होंने अयाज सादिक को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने की दावत दी और खुद उठकर चले गए। अयाज सादिक स्पीकर डाइस पर आए और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का आगाज कर दिया और चंद घंटों बाद तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान कर दिया। मीडिया पर यह खबर चलने लगी कि इमरान खान अब वजीर आजम नहीं रहे। इस खबर के साथ ही पूरे मुल्क में बूंदछाल आ गया। अवाम पुरअमन तौर पर सड़कों पर निकले, लेकिन माजी के बरक्स वो हुकूमत के जाने की खुशी में मिठाइयां तकसीम करने नहीं बल्कि इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए निकले थे। ये जाहिर करता था कि इमरान खान नौजवानों में अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो गए हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो गया। इमरान खान जलसे करने लगे, यूट्यूब और पॉडकास्ट इंटरव्यूज देने लगे। पहली मर्तबा वो एस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा पर बराह रास्त हमले कर रहे थे। ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत अहम था क्योंकि जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले थे और नए आर्मी चीफ का इंतखाब होना था। जनरल आसिम मुनीर सीनियर तरीन जनरल थे, लेकिन वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे थे, इसलिए उन्हें रिटेन करना जरूरी था। इस दौरान इमरान खान ने ये कहना शुरू किया कि मुस्लिम लीग नून अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहती है क्योंकि ये हुकूमत अमरीकी साजिश के तहत वजूद में आई है,
اس لیے نئے الیکشن کروائے جائیں اور اس کے بعد جو حکومت وجود میں آئے وہ نئے آرمی چیف کا تقرر کرے۔ عمران خان جانتے تھے کہ نواز شریف ہر صورت جنرل عاصم منیر کو ہی آرمی چیف تعینات کریں گے، کیونکہ ان کے تعلقات عمران خان سے خوشگوار نہیں تھے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جنرل عاصم منیر بطور DGISI عمران خان کے پاس کچھ دستاویزات لے کر گئے تھے جن میں بشرا بی بی اور پنجاب حکومت کی کرپشن کے مبینہ ثبوت تھے۔ اس پر عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹا کر جنرل فیض حمید کو DGISI تعینات کیا تھا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب عمران خان جنرل عاصم منیر کی تعیناتی قبول کر کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کے نئے دور کا آغاز کر سکتے تھے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ان کی تعیناتی رکوانے کے لیے ایک آخری کوشش کریں، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو گیم ان کے حق میں پلٹ سکتی تھی۔ لیکن عمران خان ایک روایتی سیاستدان تو تھے ہی نہیں، وہ عمران خان تھے۔ وہ عمران خان ہی کیا جو آخری گیند تک لڑنے کی بات نہ کرے۔ دوسری طرف جنرل عاصم منیر بھی جنرل باجوہ نہیں تھے، وہ بھی دباؤ قبول نہ کرنے والے شخص تھے، اور یوں ایک کانٹے کا جوڑ پڑ چکا تھا۔ عمران خان نے جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے صرف 3 روز پہلے یعنی 26 نومبر کو ایک لانگ مارچ کے ذریعے راولپنڈی پہنچنے کی کال دے دی۔ وہ آخری داؤ کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار تھے، لیکن اچانک پاکستان میں بونچھال نہیں بلکہ سونامی آیا، اور یہ ایسا سونامی تھا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس دن پوری پاکستانی قوم، میڈیا اور دنیا دنگ رہ گئی۔ اچانک DGISPR پریس کانفرنس کے لیے آئے اور ان کے ساتھ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم موجود تھے۔ دونوں نے پریس کانفرنس شروع کی اور ایک ایک کر کے عمران خان کے الزامات کا جواب دیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی DGISI پریس کانفرنس کر رہا تھا۔ پھر عمران خان کا لانگ مارچ شروع ہوا اور طرح طرح کی افواہیں پھیلائی جانے لگیں۔ وہ فیصل وافدہ جو ٹاک شوز میں عمران خان کا دفاع کرنے کے لیے مخالفین سے لڑا کرتے تھے، انہوں نے اس لانگ مارچ کو خونی لانگ مارچ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس لانگ مارچ میں خون اور جنازے نظر آ رہے ہیں، اور پھر عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہو گیا جس میں وہ بال بچ گئے، لیکن ان کی ٹانگ پر گولیاں لگیں اور وہ زخمی ہو گئے۔ تاہم اس کے باوجود انہوں نے لانگ مارچ جاری رکھا۔ 26 نومبر کو یہ لانگ مارچ راولپنڈی پہنچ گیا۔ اب بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان لانگ مارچ کو GHQ لے جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ اس مقصد کے لیے مطلوبہ عوامی تعداد نہیں ہے۔ فی الحال لانگ مارچ کال آف کریں اور اگلے موقع کا انتظار کریں، اور یوں عمران خان نے لانگ مارچ کال آف کر دیا اور جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے۔ اب یہ جنگ عاصم بمقابلہ عمران خان بن چکی تھی۔ عمران خان نے یہاں بھی روایتی سیاستدان کے بجائے فاسٹ بولر کی طرح ہی سوچا اور جنرل عاصم منیر پر گولہ باری شروع کر دی۔ انہوں نے DGC فیصل نصیر کے لیے ڈرٹی ہیری جیسے الفاظ استعمال کیے۔ وہ پاکستان کی فوجی قیادت کے خلاف مسلسل بیانیاں بنا رہے تھے اور لوہا گرم کرنے کی تیاری شروع ہو چکی تھی، بس چوٹ کا انتظار تھا۔ لیکن یہاں پر عمران خان چوک گئے۔ میں یہ بات پہلے بھی کر چکی ہوں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا۔ وہ شاید بھول گئے کہ آرمی چیف از دی آرمی اور آرمی از دی آرمی چیف۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو شاید ان کی پارٹی یوں دیوار سے نہ لگتی۔ کاش 9 مئی 2023 کا دن پاکستانی سیاست میں نہ آیا ہوتا۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 9 مئی کو ان کے کارکنان فوجی املاک کے باہر موجود تھے۔ پاک فوج کے مطابق 9 مئی کی رات کو 36 مقامات پر ملک کے مختلف شہروں میں حملے کیے گئے۔ کور کمانڈر ہاؤس لاہور اور GHQ پر بھی دھاوا بولا گیا۔ یہ دن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن بن گیا۔ اس واقعے نے اسٹیبلشمنٹ کو متحد کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جنرل فیض حمید کو چھوڑ کر عمران خان کے حق میں اٹھنے والی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ اس واقعے نے جنرل عاصم منیر کو بہت طاقتور کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں PTI ایک ملک دشمن جماعت بن گئی۔ پورے ملک میں پارٹی پر بدترین کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ PTI کے رہنما ایک ایک کر کے پریس کانفرنس میں عمران خان کا ساتھ چھوڑنے لگے اور پارٹی تتر بتر ہو گئی۔
इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से एक अफसोसनाक वीडियो सामने आई जब रेंजर्स ने शीशे तोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गर्दन से पकड़ के गाड़ी में डाला गया। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया था और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल का जुमला खान साहब गुड टू सी यू भी बहुत मकबूल हुआ, लेकिन ताकत के ऐवानों में माइनस इमरान का फैसला हो चुका था। इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक राय था कि अब इमरान खान की मुल्की सियासत में कोई जगह नहीं। इमरान खान पर मुकदमा तो पहले ही चल रहे थे और 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना मुकदमे में सजा सुनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुआ। वो वाक़यात हुए जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। PTI से इंतखाबी निशान छिन गया और उनके उम्मीदवार आज़ाद करार दिए गए। मखसूस नशिस्तें मिल ना सकीं। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीन कर उनके लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल तरीन कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद PTI ने बहुत हिम्मत और बहादुरी से इलेक्शन लड़ा। इमरान खान के उम्मीदवार उनके साथ खड़े रहे और बदतरीन हालात के बावजूद वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में न सिर्फ बड़ी तादाद में नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल तीसरी मरतबा हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो गए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में यह तासुर भी था कि वो शायद तवील अरसे जेल नहीं काट सकेंगे, इसलिए जल्द ही डील पर राजी हो जाएंगे। लेकिन खेल के मैदान से फिलैंथ्रोपी तक हर मैदान में सरप्राइज देने वाले इमरान खान ने अभी तक जमा मर्दी से जेल काट कर अपने बदतरीन मुखालिफिन को भी हैरान कर दिया है। इस वीडियो के अपलोड होने तक इमरान खान को जेल में 918 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। फरवरी 2024 के इलेक्शन को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 26वीं और 27वीं तरमीम में एक तरह से कोर्ट पैकिंग प्लान मुकम्मल हो चुका है। फिलहाल इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक साबिक DGI को कोर्ट मार्शल में 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। PTI अभी तक कोई बड़ी तहरीक चलाने में नाकाम है। हर साल की तरह PTI ने इस साल भी 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। इमरान खान 918 रोज में सिर्फ एक मरतबा हॉस्पिटल गए जहां उनकी आंख का प्रोसीजर किया गया। तो जितने मुंह उतनी ही बातें। इस दौरान पाकिस्तान और भारत की 4 रोजा जंग ने खित्ते के हालात बदल दिए और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा लिया है। इस पर आप मेरी ऑपरेशन सिंदूर पर यह तफसीली वीडियो देख सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहले फील्ड मार्शल बने और अब वो CDF फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर बन चुके हैं। वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन फौजी सरबराहों में से एक हैं। घड़ी की टेक टेक तेज हो चुकी है। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। ये बात तय है कि इमरान खान से डील के बगैर पाकिस्तान में ना इस्तेहकाम आ सकता है और ना ही मुआशी तरक्की और अमन व अमान का क़याम मुमकिन है। और ये भी तय है कि डील के बगैर इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है। जब 2 पहलवान एक दूसरे की आंख में आंख डालते हैं तो पहले आंख झपकने वाला पहलवान शिकस्त खा जाता है। तो आपके ख्याल में इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट कब तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर यूं ही खड़े रहेंगे और पहले आंख कौन झपकेगा? अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।